तो बच्चों ये अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स आप पढ़ते हो, फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर, है ना, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्पीसीज। तो इसमें क्या होता है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है यहाँ पे वो इसका रेड कलर है फ्लावर का, और रिसेसिव फिनोटाइप वाइट है। लेकिन जब हम इनको क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर तीन तरह के जीनोटाइप आते हैं। तो इसमें ये स्मॉल आर तो होता है वाइट, कैपिटल आर होता है रेड एज एक्सपेक्टेड। और हम जनरली डोमिनेंस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो ये वाला है आपका, इसको रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये पिंक होता है। तो हम बोलते हैं कि जो आपका डोमिनेंट जीन है कैपिटल आर, वो स्मॉल आर को पूरी तरह से डोमिनेट नहीं कर रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि कैपिटल आर इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ऑन स्मॉल आर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एनसीईआरटी से जो आपको याद रखने हैं। एवरी जीन कंटेन इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। नॉर्मल जीन every gene contain information to express a particular trait. Diploid organism contain 2 copies of each gene. ठीक है, क्या मतलब हुआ? जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी जीन के 2 कॉपी होंगे, है ना। तो या तो वो कैपिटल टी होगा, या स्मॉल टी होगा, या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इन तीन में से एक कॉम्बिनेशन कोई होगा। ठीक है, तो अब हमें इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए कि ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो किस वजह से हो रहा है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हर एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए कोई प्रोटीन बनती है और उस प्रोटीन को जीन इनकोड करते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो जो प्रोटीन है, ऐसा हो सकता है कि वो लेस इफ़िशिएंट हो, ठीक है, या वो प्रोटीन नॉन फंक्शनल हो, या वो प्रोटीन ना बने, है ना। यहाँ पे आपकी बुक में एंजाइम लिखा हुआ है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, है ना। तो हम अगर ऐसा मान लें कि जो फ्लावर कलर है वो किसी एंजाइम की वजह से होता है, और वो एंजाइम डीएनए या जीन के थ्रू कोड होता है, तो जो ये डिफेक्टिव कॉपी है जीन की, जिसको हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन बोल रहे हैं, तो हो सकता है लेस इफ़िशिएंट हो उस प्रोटीन को बनाने के लिए। इसीलिए ये जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस आपका ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर डोमिनेंट की तरह नहीं काम कर पा रहे। रिसेसिव ट्रेट का एक्सप्लेनेशन क्या है? नॉन फंक्शनल एंजाइम, है ना, या कोई एंजाइम नहीं बनता। चलो अब हम बात करेंगे बच्चों कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस का मतलब क्या हुआ, है ना। तो हमने डोमिनेंस क्या देखा, जैसे अगर हम अगेन मैं इसको बार बार यूज़ कर रहा हूँ, कैपिटल टी स्मॉल टी लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो रहा है वो कैपिटल टी हो रहा है, स्मॉल टी एक्सप्रेस नहीं हो रहा है ना। अगर ऐसी कंडीशन हो कि एक हेटेरोजाइगस पेयर में दोनों के दोनों एलील अपने आप को एक्सप्रेस करें या अपनी अपनी प्रोटीन बनाएं, तो उस कंडीशन को हम कोडोमिनेंस बोलते हैं। तो हमारा जो ब्लड ग्रुप्स हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप और एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, इसमें आपका एबी ब्लड ग्रुप इस चीज़ का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 3 एलील होते हैं। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाले 3 एलील्स होते हैं, और वो एलील कौन कौन से हैं? IA, IB और स्मॉल आई। ये 3 एलील होते हैं जो हमारे ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करते हैं। इनके कॉम्बिनेशन से हम 6 डिफरेंट जीनोटाइप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? IA, IB, स्मॉल आई 3 बन गया, है ना। फिर IA स्मॉल आई, IB स्मॉल आई 5 बन गया, फिर IA IB तो 6 बन गया। तो ऐसे 6 कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, 6 जीनोटाइप पॉसिबल है। ठीक है, तो जब IA होगा ये वाला, या IA स्मॉल आई होगा, दोनों कंडीशन में ब्लड ग्रुप A होता है। जब IB स्मॉल आई होगा तो ब्लड ग्रुप B होता है। जब IB होता है तो ब्लड ग्रुप AB होता है।
और जब स्मॉल आई होता है तो ब्लड ग्रुप ओ होता है। ठीक है, तो ये बातें हमने कर ली। एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। मल्टीपल एलिलिज्म का मतलब होता है कि एक ही कैरेक्टर को बहुत सारे जीन या दो से ज़्यादा जीन कंट्रोल करते हैं, उसको हम मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। इस केस में आप देख रहे हो जो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, इसमें भी 3 एलील इन्वॉल्व है, 1 2 3, है ना। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। अच्छा, इन सब में देखो ये और ये डोमिनेंट है, इनको सर्किल करते हैं। ये डोमिनेंट का एग्जाम्पल है यहाँ पे, ये भी डोमिनेंट का एग्जाम्पल है, ये रिसेसिव का एग्जाम्पल है। ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। ये वाला है केवल जो को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो IA IB है ये आपका को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। कैसे है ना। इस वाले में आप देखोगे तो IA ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस वाले में केवल IB ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, स्मॉल आई नहीं कर रहा है। और यहाँ पे IA और IB दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, ये है क्या चीज़, है ना। इसका थोड़ा सा और हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों हमारी जो RBC है, बच्चों ग्रीन कलर की नहीं होती RBC, हम रेड बना लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। बच्चों जो RBC है, ठीक है, RBC की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर एक शुगर पॉलीमर होता है, और ये जो शुगर पॉलीमर है ये आपका आई जीन डिसाइड करता है। और आई जीन के हमने देख लिया कि 3 डिफरेंट फॉर्म है ना। कौन कौन से, IA IB और स्मॉल आई। ठीक है, तो ये जो शुगर पॉलीमर है यही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है, और इस शुगर पॉलीमर को ये जीन डिसाइड करते हैं। समझ आया। तो जो ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में AB ब्लड ग्रुप है, मतलब इसका भी शुगर पॉलीमर बनता है और इसका भी, दोनों का एक साथ बनता है। ठीक है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के A और B दोनों के शुगर पॉलीमर RBC की मेम्ब्रेन पे होते हैं इस AB ब्लड ग्रुपिंग के केस में। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन आता है, क्योंकि एक इंसान के अंदर एक जीन के 2 ही कॉपी पॉसिबल हैं, तो अगर आपको मल्टीपल एलिलिज्म स्टडी करना है तो आप कैसे स्टडी करोगे। तो उसका सीधा सिंपल सा आंसर है कि आपको एक से ज़्यादा इंडिविजुअल को स्टडी करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन, है ना। तो मल्टीपल एलिलिज्म कैन बी स्टडीड इन पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक सिंगल जीन एक से ज़्यादा इफेक्ट भी दे सकता है, जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी का जो सीड है, जैसे हमने बोला कि पी का एक राउंड सीड है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्टार्च ग्रेन भरे हुए हैं बच्चों। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, स्टार्च ग्रेन भरे हुए हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्च ग्रेन लार्ज साइज के होंगे तो सीड बड़ा होगा और राउंड होगा। स्टार्च ग्रेन स्मॉल साइज के रहेंगे तो सीड बहुत छोटा होगा, रिंकल्ड होगा। और अगर इंटरमीडिएट होंगे, है ना, तो जो सीड है ना तो कम्प्लीटली रिंकल्ड होगा और ना ही कम्प्लीटली राउंड होगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि ये जो एलील हैं आपके कैपिटल B और स्मॉल b, ये स्टार्च की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पी प्लांट के जो सीड हैं, सीड के अंदर जो स्टार्च है, स्टार्च कितना बनेगा, कितना अच्छा बनेगा, ये दोनों जीन डिसाइड करते हैं। तो जब एक कैपिटल बी दोनों डोमिनेंट जीन होंगे तो स्टार्च की सिंथेसिस इफेक्टिवली होती है, लार्ज साइज के स्टार्च ग्रेन बनते हैं, और जो आपका सीड है उसका शेप हो जाता है राउंड। ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहती है तो लेस इफिशिएंट एंजाइम सिंथेसिस होगी, तो मीडियम साइज़ के ग्रेन बनेंगे और आपका जो सीड है वो भी मीडियम साइज़ का बनेगा। अगर स्मॉल बी है तो लेस इफिशिएंट स्टार्च सिंथेसिस होगी और आपके रिंकल्ड सीड बनेंगे। ठीक है, रिंकल्ड सीड बनेंगे। ठीक,
तो इससे आपको क्या पता लग रहा है? इससे आपको एक बात पता लग रही है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो क्या है? वो ये वाली बात है कि डोमिनेंस इज नॉट बच्चों, आपके एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ एज इट इज़ लिखा है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और आपको बहुत ध्यान से इसको पढ़ना है। क्या है ये? डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। मतलब बच्चों, हमारा जो जीन है वो आज़ाद नहीं है डोमिनेंस फीचर को एक्सप्रेस करने के लिए, और द प्रोडक्ट इट हैज़ इंफॉर्मेशन फॉर। मतलब जीन जिस चीज़ के लिए कोड कर रहा है वो भी आज़ाद नहीं है ना? तो इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन of a particular phenotype from this product as it does on a particular phenotype that we choose to examine. कुल मिला के इस सेंटेंस की समरी ये है कि जो जीन का एक्सप्रेशन ऑटोनॉमस नहीं है, जीन को कंट्रोल करने वाले मल्टीपल फैक्टर हैं इंक्लूडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक ही तरह के जीन अलग अलग एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक ही क्रॉस के अंदर दो डिफरेंट जीन यूज एग्जामिन करेंगे। कैसे? जैसे हमने यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिया, तो इसको मैंने लिख दिया राउंड, और ये है आपका रिंकल्ड सीड का शेप, ये सीड का कलर, ये हो गया येलो और ये हो गया ग्रीन। तो बेसिकली हम जो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये दो चीज़ों के लिए कर रहे हैं। किस किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? एक तो सीड शेप के लिए कर रहे हैं जो कि एक कैरेक्टर हो गया, और दूसरा हम सीड कलर के लिए कर रहे हैं। तो इन दो कैरेक्टर को हम एक ही क्रॉस में एग्जामिन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसके पहले हमने पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हमने केवल स्टेम की जो लेंथ है उसके बेसिस पे हमने टॉल प्लांट को डॉल प्लांट के साथ क्रॉस कराया था, तो उसको हमने बोला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, हमें इसमें करना क्या है? इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, वो होता है गैमीट का लिखना। ठीक है, तो गैमीट को आपको कैसे लिखना है वो समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये कहानी याद करनी है। क्या 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 याद करनी है आपको? कैपिटल स्मॉल, ठीक है, कैपिटल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, तो ये पोयम मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको ये समझ में आई होगी, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। क्या है ये पोयम? क्या है भैया? कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल। ठीक है, इसी तरह सेम पैटर्न को यहाँ रिपीट करना है ना? मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, दूसरी बार क्या करना है? कैपिटल वाई स्मॉल आई। तो ये गैमीट लिखने का तरीका है। ठीक है, और ये गैमीट बनेंगे कैसे? इस वाले का क्या बनेगा? इससे कैपिटल आर बनेगा केवल, है ना, इससे कैपिटल वाई बनेगा, तो दोनों को मिला के आपका क्या बन गया? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इससे क्या निकलेगा आपका? स्मॉल आर, है ना, इससे क्या निकलेगा? स्मॉल वाई, तो दोनों को मिला के क्या बन गया आर वाई। अब हमने इन दोनों को हाइब्रिड करा F1 में, तो कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर चला गया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई के साथ स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, इसकी हमने यहाँ पे कर दी है सेल्फिंग। सेल्फिंग का मतलब है कि हमने इसको इसी के जैसे एक और प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिया, सेम जीनोटाइप, तो हमारा ये चेकर्ड बोर्ड बन गया। इसमें एक और आपको अच्छी बात बताऊंगा, देखो इसमें अगर मैं ऐसी लाइन खींचूँ ना, ये दोनों यूनिक हैं, अलग अलग हैं, इसके जैसा कोई नहीं है पूरे इस बोर्ड में। ठीक है, ये दोनों एक जैसे दिखेंगे, आपको दिख रहे हैं। फिर ये तीनों, नहीं नॉट तीनों, ये दोनों, फिर ये चारों,
फिर ये दोनों, फिर ये दोनों, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो। अब एक बताता हूँ आपको ट्रिक, है ना, इसके अगर आपको ये नंबर से याद नहीं रहते हैं, जीनोटाइप या फिनोटाइप लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, है ना, या आपको कोई पर्टिकुलर जीनोटाइप दिया है और पूछा है कि इस तरह के कितने प्लांट्स होंगे या कितने % होंगे, तो वो कैसे करना है आपको, है ना। तो हमने देखा था जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया था कैपिटल टी और स्मॉल टी को, तो हमारे पास जीनोटिपिक रेशियो 3:1 का आया था, जिसमें 3 टॉल थे और 1 डॉर्फ था, है ना। तो हमने क्या किया कि जब हमने राउंड और रिंकल को लिया तब भी 3:1 आएगा, येलो और ग्रीन लिया तब भी 3:1 आएगा, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर दिया। कैसे मल्टीप्लाई करना है ये देखो आप, 3 को 3 से किया और फिर 3 को 1 से किया, तो क्या हो गया 9 3, फिर 1 को 3 से किया, 1 को 1 से किया, तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये वाला 3 और ये वाला 1, है ना। तो ये हो गया आपका डाई हाइब्रिड जीनोटिपिक रेशियो, है ना। ऊपर लिख देता हूँ डाई हाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो आ गया। इसी तरह फिनोटिपिक रेशियो हमने पीछे वाले एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा आया था 1:2:1 आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कैरेक्टर हैं तो हम 1:2:1 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार हमने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, एक बार यहाँ पे लिख दिया, है ना। अब क्या करना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब इस 2 का नंबर है तो हमने कोई और कलर लेते हैं, इसको लेते हैं, हाँ। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। अब ये 1 बचा, तो 1 को 1 से 1, 1 को 2 से 2 और 1 को 1 से 1, ठीक है। तो इसको भी गाने की तरह याद कर सकते हो, 1 2 1 2 4 2 1 2 1, ठीक है। चलो ये एक और इम्पॉर्टेंट लॉ है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। इसका क्या मतलब हुआ, तो जब हम 2 पेयर्स ऑफ ट्रेट को लेते हैं जो कि F1 जनरेशन में कंबाइन हो जाते हैं, मतलब हाइब्रिड में कंबाइन हो जाते हैं, और वो कैरेक्टर F2 में फिर से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाते हैं, मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कैरेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगला हेडिंग है आपका क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, तो Mendel's work was published in 1865. I repeat. बच्चों अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो 1865 में मैंडल ने अपनी जो रिसर्च है उसको पब्लिश किया था, लेकिन 1900 तक, मतलब ईयर 1900 तक उनकी रिसर्च के बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि मैंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिला जब उन्होंने रिसर्च को पब्लिश किया था, इसके कौन कौन से रीज़न है। तो सबसे पहला रीज़न था कि कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी। उस टाइम पे आपका ये ट्विटर, टेलीग्राम, है ना, इंस्टाग्राम, ये सब नहीं चलता था। न्यूज़पेपर भी बहुत लिमिटेड सर्कुलेशन में रहते थे, है ना, बड़े बड़े मतलब नेशनल न्यूज़पेपर एक्सेट्रा नहीं हुआ करते थे। तो कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, टीवी वगैरह भी नहीं था, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स और जीन वाज नॉट एक्सेप्टेड। मेंडल से पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि ये जो जीन जिनको आप फैक्टर बोल रहे हो, ये सेल के अंदर होते कहाँ हैं, इनकी फिजिकल लोकेशन क्या है। तो इसके बारे में मेंडल क्लूलेस थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं था कहाँ है ये। क्यों नहीं आइडिया था उन्हें, न्यूक्लियस देखा ही नहीं, न्यूक्लियस के अंदर क्या है वो देखा ही नहीं, माइक्रोस्कोप था ही नहीं, है ना। तो इसीलिए एक और जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ,
उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने बोला कि आपने बायोलॉजी की इंसल्ट कर दी, मैथ यूज़ कर लिया आपने, है ना। मैथ से तो आपको आज भी डर लगता है ना, फिजिक्स से। हाँ ठीक है, तो यूजिंग मैथ्स इन बायोलॉजी, ये उस टाइम के बायोलॉजिस्ट को बहुत बुरी लग गई ये बात कि नहीं 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 नहीं, बायो के साथ ऐसा अन्याय मत करो। एंड मेंडल couldn't provide the physical proof of existence of फैक्टर कहाँ होते हैं ये मेंडल भाई साहब नहीं बता पाए, तो इसीलिए फंस गए और इनकी ये जो थ्योरी है उसको बहुत लंबे टाइम तक रिकॉग्निशन नहीं मिला। ठीक है, फिर ईयर 1900 में तीन साइंटिस्ट थे, कॉरेंस, वॉन सरमार्क एंड डी वराइज। इन्होंने इंडिपेंडेंटली मेंडल्स के लॉ को रीडिस्कवर किया, है ना, रीडिस्कवर किया। मतलब ये अपनी रिसर्च कर रहे थे और इनको फिर वो जनरल लॉ जो मेंडल को दिखाई दिए थे इनको भी दिखाई दिए, तो इन्होंने उन लॉ को मतलब पॉपुलराइज करने की, पब्लिश करने की कोशिश करी। तो पता चला कि मेंडल अंकल ने ये बात तो बहुत पहले ही बता दी थी, ठीक है, लेकिन उन बेचारे को पॉपुलरिटी नहीं मिली थी। रीज़न हमने पीछे देख लिया क्यों नहीं मिली थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आया कि जब मेंडल को पॉपुलरिटी नहीं मिली थी फिर इनको कैसे मिल गई, है ना। तो बच्चों उस टाइम तक माइक्रोस्कोप आ चुका था, मतलब हम न्यूक्लियस देख पा रहे थे, सेल के अंदर देख पा रहे थे, है ना, और माइक्रोस्कोप से हम सेल डिवीज़न को स्टडी भी कर पा रहे थे, और हमने क्रोमोसोम भी 1902 के आसपास देख लिए थे। जो क्रोमोसोम मूवमेंट है ड्यूरिंग द मियोसिस, इसकी स्टडी भी हो चुकी थी। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो मियोसिस होती है उस टाइम पे क्रोमोसोम मूव तो करते हैं, है ना। तो उससे रिलेट कर पाए कि जो मेंडल साहब बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे, है ना। चलो, तो जो हम पीछे जो हमने हेडिंग देखी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब वो यहाँ से शुरू हो रही है उसकी कहानी। क्या कहानी है? कहानी ये है कि जो क्रोमोसोम है और जीन है ये भाई भाई हैं। कैसे हैं भाई भाई? बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वाज पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ जीन, पहली बात। दूसरी बात, क्रोमोसोम एज वेल एज जीन दे अकर इन पेयर्स, ठीक है। टू एलील ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलॉगस साइट ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे मान लिया कि मैंने आपका क्रोमोसोम नंबर 2 ले लिया, ठीक है, तो ये दो आपके क्रोमोसोम नंबर 2 हैं, एक आपको मदर से मिला है, एक फादर से मिला है, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे कोई जीन ए है इस पॉइंट पे, तो दूसरे वाले क्रोमोसोम पे भी या तो जीन ये वाला ए होगा या स्मॉल ए होगा, मतलब या तो सिमिलर होगा या इसकी कॉपी होगी, समझ आया। तो इन दोनों क्रोमोसोम को, जैसे मैंने बोला कि क्रोमोसोम नंबर 2 है, तो इन दोनों क्रोमोसोम को हम बोलेंगे होमोलॉगस क्रोमोसोम। और बच्चों ये एक जैसी जगह पे हैं दोनों जीन, तो ये है होमोलॉगस साइट। होमोलॉगस साइट, ठीक है। चलो अगली बात, अब जब मियोसिस होगी तो बच्चे को इन दो में से, सपोज अगर हम बात कर रहे थे कि ये आपके जीन थे, है ना, सॉरी आपके क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम नंबर 2 का पेयर था ये आपका, तो आपको एक मदर से मिला था, एक फादर से मिला था। जब आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे को एक यहाँ से मिलेगा क्रोमोसोम, तो इन दो में से केवल एक ही मिल सकता है। इनका नाम रख देता हूँ, इसका नाम 1 रख दिया, नहीं 1 2 से तो कन्फ्यूजन हो जाएगी, इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम बी रख दिया, ठीक है। तो ए और बी में से एक ही आपके बच्चे को जाएगा, है ना, दूसरा इसके मदर या फादर से आएगा। समझ आ गई ये बात कि नहीं बच्चों? तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? इससे आपको ये पता चल रहा है कि जब ये होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो इनके ऊपर जो जीन है ये भी सेपरेट हो जाएंगे। तो ये अगेन इस बात को प्रूव कर रहा है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन का बिहेवियर सिमिलर है, ठीक है। तो सटन एंड बॉबेरी ने इसी बेसिस पे
एक क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, ठीक है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया थॉमस हंट मॉर्गन और कलीग ने, ठीक है। और इन्होंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ द बेसिस ऑफ वेरिएशन। ये बात मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में बोली थी कि जब गैमीट बनते हैं तो मियोसिस होती है ना। और मियोसिस के टाइम पे पेयरिंग एंड सेपरेशन होता है डीएनए सेगमेंट्स का, है ना। तो उस सेपरेशन में क्या हो जाता है कि मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, हाँ। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और मियोसिस में सेग्रीगेशन होता है क्रोमोसोम का, और उन सेग्रीगेशन की वजह से वेरिएशन आते हैं, ठीक है। मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था या कौन सी चीज़ पे, जैसे मैंडल साहब ने पी प्लांट पे वर्क किया था और इन्होंने किस पे वर्क किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला पे वर्क किया था जिसको हम फ्रूट फ्लाई बोलते हैं। इन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला पे वर्क किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है एग्जाम में कि इनके एक्सपेरिमेंट मटेरियल की चॉइस का क्या रीज़न था। जैसे अगर हम बात करें कि मैंडल ने पी प्लांट को क्यों चूज़ किया था, है ना, तो उसका रीज़न क्या था कि शॉर्ट ड्यूरेशन है ना, शॉर्ट ड्यूरेशन का प्लांट है, एक ही सीजन में तैयार हो जाता है, तो हम हर सीजन में एक एक बार इसकी क्रॉप को मल्टीपल टाइम ग्रो करा लेंगे। तो ये सारी रीज़न थे मैंडल के लिए मैंडल ने पी प्लांट क्यों यूज़ किया। यहाँ पे इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया, तो सबसे पहला पॉइंट था कि इट कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम। इसको हम लैब में ग्रो करा सकते हैं। पहली बात, इनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा था, 2 वीक्स में ही इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है और एक सिंगल मेटिंग में बहुत सारे प्रोजेनी प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर हम वेरिएशंस को स्टडी कर सकते हैं। मेल और फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, मतलब इनको हम देख के पहचान सकते हैं कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। इसको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में स्टडी करके हम पहचान सकते हैं इनको, ठीक है। हाउ मैनी टाइप दे हैव मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, जिनको हम लो पावर माइक्रोस्कोप में देख के स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों यूज़ किया था।